प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में तृतीय पेपर केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत वान डेर वाल समीकरण की कमियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टर्न पे हमने वान डेर वाल समीकरण और वान डेर वाल स्थिरांकों की गणना की थी। वान डेर वाल स्थिरांक ए और बी, पीसी, वीसी, टीसी और आर के बारे में हमने पिछले टर्न पे अध्ययन किया था। तो यह समीकरण आदर्श गैस के समीकरण की तुलना में वास्तविक गैसों के आचरण की अच्छी तरह व्याख्या करता है, किंतु प्रायोगिक आंकड़ों को इस समीकरण में जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो तालमेल नहीं बैठता है। अतः समीकरण की सीमित उपयोगिता है। इस समीकरण की कुछ कमियां दिखाई देती हैं जो कि आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। वान डेर वाल समीकरण के अंदर स्थिरांक ए व बी हैं। ये स्थिरांक ताप परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच यदि हम बी का मान स्थिर कर दें तो ए का मान 5 गुना कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि ए को स्थिर मान लिया जाए तो इस ताप परिसर में ही बी का मान 5 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब है या अर्थात हम कह सकते हैं कि स्थिरांक अर्थात स्थिर अंक यानी ऐसा अंक जो ताप, दाब और आयतन की परिवर्तन के साथ परिवर्तित न हो, यह अंक वान डेर वाल समीकरण के अंदर परिवर्तित होता रहता है। दूसरा, दाब बढ़ने पर बी का मान बढ़ता जाता है। तीसरा, वान डेर वाल समीकरण के अनुसार सभी गैसों के लिए RTC/PCVC का मान स्थिर अर्थात 8/3 यानी 2.67 होना चाहिए, परंतु यह मान 2.67 की बजाय 3 से 4 के मध्य में पाया जाता है। वान डेर वाल समीकरण के सभी गैसों के लिए Vc/3b का मान 3 होना चाहिए, परंतु अलग अलग गैसों के लिए ये मान अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे आर्गन के लिए 1.41, हाइड्रोजन के लिए 2.80 तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1.86 प्राप्त होता है। यानी Vc/3b = 3 के स्थान पर उससे कम या ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से वान डेर वाल समीकरण में कमियां दिखाई दी। उनके स्थिरांक जो स्थिर अंक होने चाहिए वो भी परिवर्तित होते थे तथा इस कारण से जो RTC/PCVC का मान है वो भी जितना आना चाहिए उस कैलकुलेशन के हिसाब से वह भी प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इस तरह से वान डेर वाल समीकरण में कमियां दिखाई दी और वान डेर वाल्स एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि उनके जीवन काल में उन्होंने इन कमियों को देखा और उनको इम्प्रूव किया और उसके लिए उन्होंने एक और समीकरण दिया, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट या संगत अवस्थाओं का नियम। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट वान डेर वाल समीकरण सभी गैसों के लिए उपयोगी है। इस समीकरण में गैस के ताप, दाब और आयतन को हम क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन के अंशों में व्यक्त करते हैं तो हमें एक ऐसा समीकरण मिलता है जो गैसों तथा द्रवों दोनों पर लागू होता है। इसे हम रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट या समानीत अवस्था समीकरण कहते हैं। रिड्यूस्ड प्रेशर के लिए PR = P/PC = पाई के बराबर होता है। तो यदि हम P का मान लें तो P = πPC होगा, जिसको हम समीकरण नंबर 1 से स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। रिड्यूस्ड वॉल्यूम के लिए VR = V/VC या ये फ़ाई के बराबर होगा या V = φVC। यह है समीकरण नंबर 2। रिड्यूस्ड टेम्परेचर TR = T/TC थीटा या T = θTC। यह समीकरण नंबर 3 के बराबर होगा। P + A/V² ब्रैकेट में V - B = RT। ये वान डेर वाल समीकरण 1 मोल गैस के लिए हमें प्राप्त है।
जिसे हम समीकरण नंबर 4 से दर्शाते हैं। अब हम समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से समीकरण नंबर 4 में P, V और T के मान रखते हैं। P का मान है पाई PC, तो पाई PC प्लस A V स्क्वायर है ब्रैकेट में 5VC का होल स्क्वायर, होल ब्रैकेट क्लोज। देन नेक्स्ट ब्रैकेट में 5VC माइनस B इज इक्वल टू R थीटा TC। तो इस तरह से आपको ये समीकरण प्राप्त हुआ जिसके अंदर कि P और V के स्थान पर उनके अलग फॉर्मूले P इजिकल टू पाई PC, V इजिकल टू 5VC और T इजिकल टू 5TC मान रखा। यदि हम इसको वापस से देखते हैं तो ये समीकरण हो गया आपका पाई PC प्लस A अपॉन 5 स्क्वायर VC स्क्वायर ब्रैकेट में VC 5 माइनस B इजिकल टू R थीटा TC, समीकरण नंबर 5, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर PC इजिकल टू A अपॉन 27B स्क्वायर, VC इजिकल टू 3B एंड TC इजिकल टू 8A अपॉन 27 RB है। अब हम PC, VC और TC के मान इक्वेशन नंबर 5 में रखते हैं। जब इक्वेशन नंबर 5 में PC, VC और TC के मान यानी PC इजिकल टू A अपॉन 27B स्क्वायर, VC इजिकल टू 3B एंड TC इजिकल टू 8A अपॉन 27 RB हम समीकरण नंबर 5 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है पाई ब्रैकेट में A अपॉन 27B स्क्वायर प्लस A 5 स्क्वायर अपॉन 9B स्क्वायर ब्रैकेट में 5 3B माइनस B इजिकल टू R थीटा 8A अपॉन 27 RB। ये है आपका इक्वेशन नंबर 6। फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म दी हुई है उसमें सेकंड वाली टर्म में हम 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3/3 से मल्टीप्लाई करने के पश्चात ये टर्म A अपॉन 3A अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 27B स्क्वायर हो जाती है। अब हम A अपॉन 27B स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। देन ब्रैकेट में पाई प्लस 3/5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 3/5 माइनस 1B ब्रैकेट के बाहर इजिकल टू A अपॉन 27B 8 थीटा R अपॉन R। A अपॉन 27B, A अपॉन 27B दोनों तरफ कैंसिल हो जाते हैं, B से B कैंसिल हो जाता है, R से R कैंसिल हो जाता है और आपके पास समीकरण आ जाती है पाई प्लस 3/5 स्क्वायर ब्रैकेट में 3/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। इट इज़ इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 A, B और R तीनों से मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि इनके मान जो इनको स्थिरांक माना गया था परंतु वास्तव में इनके मान स्थिरांक नहीं थे और इस कारण से इनको फॉर्मूले में से हटाना आवश्यक हो गया था। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 7 है वो A, B और R से मुक्त है। यह वान डेर वाल समीकरण की समानीत अवस्था समीकरण कहलाती है। यानी समानीत अवस्था समीकरण कौन सी है? पाई प्लस 3/5 स्क्वायर ब्रैकेट में 3/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। सभी पदार्थों के लिए यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समानीत ताप व दाब समान हों तो उनके आयतन भी समान होंगे। इसको संगत अवस्था का नियम कहते हैं। गैसें संगत अवस्था में होती हैं अर्थात
पाई थीटा व फाई के मान समान हों तो वह आदर्श व्यवहार से समान विचलन दिखाती हैं। तो इस तरह से गैसें संगत अवस्था में हैं, अर्थात उनके पाई थीटा फाई के मान समान हैं, तो वे आदर्श गैस से समान विचलन बताती हैं और उनके जेड के मान भी समान होते हैं। तो अब इस ग्राफ को आप देखिए, इस ग्राफ के अंदर जेड आर, जेड की जगह पर हमने क्या लिया, जेड आर, और पी की जगह पर हमने पाई लिया। तो जेड आर वर्सेस पाई के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 4 गैसों का अध्ययन किया गया और उनका जब ग्राफ लिया तो अलग अलग ताप पर सभी गैसों के ग्राफ जो है वो एक जैसे आते हैं, जैसे मेथेन, नाइट्रोजन, प्रोपेन और रेथेन। इसी को स्पष्ट रूप से आप दूसरे इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जब रिड्यूस्ड जेड आर वर्सेस पाई के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो त्रिभुज वाले हैं, जो काले डॉट हैं वो नाइट्रोजन के हैं, जो चौकोर हैं वो प्रोपेन के हैं और गोल जो डॉट हैं वो एथेन के हैं। तो सभी एक ताप पर, एक निश्चित ताप पर सभी गैसों के लिए समान विचलन आता है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि सभी गैसें एक रिड्यूस्ड प्रेशर वर्सेस जेड आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने पर समान विचलन बताती हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर ये वान डर वाल की जो खुद की कमियां थी उनको ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये एक लकी वैज्ञानिक थे और उनके जीवन काल की जो कमियां हैं वो उन्होंने अपने आप या खुद के द्वारा ही उन्होंने रिमूव करी और इस तरह से उन्होंने जो लेटेस्ट समीकरण दिया वो लेटेस्ट समीकरण था कि Z इज इक्वल टू पाई पी सी इंटू 5Vc अपॉन 8PCTC अपॉन 3TC इंटू थीटा TC इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 पाई फाई अपॉन थीटा। तो ये वाला जो फार्मूला उन्होंने दिया, ये फार्मूला उन्होंने दिया जो कि जेड आर निकालता है। तो जेड आर वर्सेस पाई के बीच में जो विचलन है वो सभी गैसों में एक निश्चित ताप पर समान विचलन दिखाई देते हैं। वान डर वाल समीकरण का रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट या समानीत अवस्था समीकरण गैसों के साथ साथ द्रवों पर भी पूरी तरह से लागू होता है। इसको प्रूव करने किया था, ये समीकरण वान डर वाल्स ने दिया था और इसको वापस से एक्सपेरिमेंटली प्रूव गुवे और जानसू ने किया था और गुवे और जानसू ने बताया कि ये गैसों के साथ साथ द्रवों पर भी लागू होता है और बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर का रेशो लगभग 2/3 होता है, यानी TB अपॉन TC इज इक्वल टू 2/3 होता है, यानी क्वथनांक क्रांतिक ताप के 2/3 हो जाते हैं। क्वथनांकों पर द्रव, इसका मतलब लगभग संगत अवस्था में होता है और इस कारण से वहाँ पर जब उबलने वाला होता है द्रव तो वहाँ पर हमें एक धुंधला सापन दिखाई देता है और उस समय हमें ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पर दोनों परत जो है वो दिखाई नहीं दे रही है और लिक्विड की डेंसिटी और वेपर की डेंसिटी वहाँ पर लगभग बराबर होती है और इसलिए हमें 2 परतों के स्थान पर एक ही परत दिखाई देती है। If 2 or more than 2 substances contains equal reduced pressure and reduced temperature, their reduced volume also become equal। तो यानी कि यदि किसी भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, क्योंकि अब ये हम कह रहे हैं कि ये वाला जो समीकरण है वो गैसों के साथ साथ द्रवों पर भी लागू होता है, तो इसीलिए हम
गैस या द्रव लिखने के स्थान पर सब्सटेंस लिख रहे हैं, तो इफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंटेन्स इक्वल रिड्यूस प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर, देयर रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑल्सो बिकम इक्वल। यदि दो या दो से अधिक गैसों के समान समानीत दाब और समानीत आयतन है तो उनका और समानीत ताप है तो उनका समानीत आयतन भी बराबर होगा। यानी दाब और ताप, यदि दो या दो से अधिक पदार्थों के समानीत ताप और दाब समान है तो उनका समानीत आयतन भी समान होगा। और इस समीकरण को गुए और जेन्सु ने प्रूव किया था और उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के बाद ये ग्राफ प्लॉट किए थे जो कि आपको हमने समझाए हैं। तो इस तरह से यदि एग्ज़ाम में लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट पूछा जाए या समानीत अवस्थाओं का समीकरण पूछा जाए या वान डर वाल के समीकरण यानी समानीत अवस्था वान डर वाल्स का समीकरण वो पूछा जाए या क्रांतिक स्थिरांकों की सहायता से आप वान डर वाल समीकरण किस तरह से बताएंगे, तो उन सब में आपको यही मैटर लिखना है या यही वाला मैटर आपको उन सब के अंदर लिखना है। धन्यवाद।